Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we are going to explore another amazing story from your class 9 NCERT English book Moments, chapter 4 In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan. So before we begin, don't forget to like this video if you find it helpful and share it with your classmates and friends. And of course, subscribe to the channel for more such interesting lessons. Your support keeps me motivated to bring the best content for you. So this chapter, In the Kingdom of Fools, written by A.K. Ramanujan, this is a witty folktale that highlights the strange and foolish ways of a kingdom where everything happens in reverse order. तो ये एक ऐसे kingdom की कहानी है जहाँ पर सब कुछ reverse order में होता है. In this kingdom, people work at night and sleep during the day. Normally क्या होता है कि हम लोग दिन में काम करते हैं और रात में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ ऑपोजिट होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है. तो यहाँ पर लोग रात में काम करते हैं और दिन में सोते हैं. And the rules of this kingdom are quite unusual, but as the story unfolds we discover how foolishness can turn dangerous. तो इस कहानी से पता चलता है कि इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की फुलिशनेस कभी कभी डेंजरस भी हो जाती है. एंड हाउ विजडम एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कैन सेव द लाइव्स. सो ये स्टोरी हमें सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत ह्यूमरस है, मतलब सिर्फ एंटरटेन नहीं करेगी, बट ऑल्सो कन्वेज एन इम्पॉर्टेंट लेसन दैट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फॉलोइंग कैन लीड टू डिज़ास्टर वाइल विजडम ऑलवेज प्रिवेल्स. तो इसीलिए हमें हमेशा मतलब इग्नोर नहीं करना चाहिए. कुछ चीज़ों के लिए हमें इंस्टेंटली उसको रिजॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है. तो चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसका मीनिंग समझते हैं. इट इज़ बिलीव दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम. ऐसा माना जाता है कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, सिर्फ समझदार लोग ही उन्हें मैनेज कर सकते हैं. सो हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी. मतलब हम इस कहानी को जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस कहानी में फूल्स कौन है एंड व्हाट हैपेंस टू देम, और उनके साथ क्या होता है. तो चलिए पढ़ते हैं. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड मिनिस्टर वर इडियट्स. सो इस राज्य में जहाँ पर फूल्स लोग रहते हैं, मतलब किंगडम जो है फूल्स की, यहाँ पर राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हैं. इडियट्स हैं मतलब दोनों ही मूर्ख हैं. मतलब यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बेवकूफ़ लोगों की है, और मतलब सभी लोग, राजा मंत्री और भी सभी लोग, सभी बेवकूफ़ हैं, मतलब सब कुछ गड़बड़ है. दे डिडेंट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट. अब वो दूसरे राजाओं की तरह तो रूल नहीं करना चाहता था. ये जो राजा था यहाँ का और मिनिस्टर था, वो दूसरे जो राज्य हैं किंगडम्स हैं उनकी तरह रूल नहीं करना चाहते थे. इसलिए उन्होंने एक अजीब सा फैसला लिया कि हम दिन को रात कहेंगे और रात को दिन, मतलब दिन को रात बना दिया और रात को दिन बना दिया. तो दिन में लोग काम करते हैं यूजुअली, लेकिन ये लोग दिन में सोते थे और ये लोग रात में काम करते थे. यानी लोगों से कहा गया, मतलब इन्होंने अपने राज्य के लोगों से कहा कि अब से हम रात में काम करेंगे और दिन में सब सोएंगे, आराम करेंगे. They ordered that everyone should awake at night, till their fields and run their businesses only after dark, and go to bed as soon as the sun came up. तो राजा ने ऑर्डर दिया सभी को कि सब लोग रात को जागेंगे, खेती करेंगे, शॉप्स चलाएंगे, बिजनेस करेंगे, और जैसे ही सूरज मतलब सनराइज़ होगा सबको उस समय सोना होगा. मतलब आप इमेजिन करिए कि सब कुछ उल्टा होता है यहाँ पर, सब कुछ उल्टा. चलिए आगे पढ़ते हैं. Anyone who disobeyed would be punished with death. तो अब जो भी इस अजीब से नियम को नहीं मानेगा, क्योंकि यूजुअली तो इंसान रात में ही सोता है, दिन में काम करता है, तो बेसिकली क्या है कि जो भी, सब तो इसको नहीं मान पाएंगे ना, लेकिन जो नहीं मानेगा इस नियम को, जो इसको फॉलो नहीं करेगा, तो उसको डेथ की सज़ा मिलेगी, मतलब उसको मौत की सज़ा मिलेगी. यानी कि अब मजबूरी में लाइफ बचाने के लिए सबको ये रूल मानना ही पड़ेगा. द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ. अब लोग डर के कारण वैसे ही करने लगे जैसा उन्हें कहा गया था, मतलब सब डरपोक बन गए. द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. अब राजा और मिनिस्टर दोनों ही ये नाइट शिफ्ट वाली पॉलिसी को मतलब
मतलब इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और उसको काफ़ी सक्सेसफुली लोगों ने अपना लिया। मतलब इनका जो प्रोजेक्ट था, नाइट शिफ्ट पॉलिसी जो थी, वो इनकी सक्सेसफुल हो गई। अब वो उससे ये खुश हो गए, इन्हें लगा अरे वाह कितना अच्छा हमारा राज चल रहा है। वन डे अ गुरु एंड हर डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक गुरु और उनके डिसिपल यानी कि उनके शिष्य उस शहर में आए, उस राज्य में आए। It was a beautiful city. It was broad daylight and there was no one about. Everyone was asleep, not a mouse stirring. अब दिन का उजाला था। ये सिटी बहुत सुंदर थी वैसे देखा जाए तो, क्योंकि लोग काम तो कर ही रहे थे, मतलब मेहनत तो ये लोग कर ही रहे थे। तो शहर बहुत ही सुंदर था, बहुत ही, और दिन का उजाला था। लेकिन अजीब बात ये थी कि दिन के उजाले में कोई था ही नहीं। काफ़ी शांति थी, काफ़ी सन्नाटा था, कोई इंसान नहीं था। इवन कोई चूहा तक नहीं था वहाँ पर जो हिल रहा हो। क्यों? क्योंकि सब सो रहे थे, क्योंकि राजा ने दिन में सोने का हुक्म जो दिया था। इवन द कैटल हैड बिन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन जो कैटल्स थे, भेड़ बकरी गायें बछड़े, सब ये सब भी दिन में सोना सीख चुके थे, मतलब ये भी बात को मानने लगे थे। आप इमेजिन करो कि गाय भैंस भी नाइट ड्यूटी कर रही हूँ जैसे, हर एक चीज़, मतलब चूहा तक भी मूवमेंट नहीं कर रहा, वो भी सो रहा है। The true strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business. अब स्टूडेंट मतलब ये जो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं, ये जो गुरु है, मतलब गुरु और इनका जो डिसिपल है, ये दोनों ने ये देख के हैरान हो गए। वो दिन भर शहर में घूमते रहे, उन्हें कोई नहीं मिला, और शाम जैसे ही हुई, सूरज अस्त जैसे हुआ, सनसेट जैसे ही हुआ, अचानक से पूरा शहर जाग गया। जैसे यूजुअली हमारे शहर में सुबह लोग जाग जाते हैं अचानक से, ऐसे पूरा शहर उठ गया, मतलब, और लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। मतलब जैसे सुबह का माहौल होता है ना, सुबह होते होते लोग उठने लग जाते हैं, अपने काम करने लग जाते हैं, अपनी जॉब्स पर जाने लग जाते हैं, बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं। इस तरह से इनका शाम को हुआ। मतलब हमारे यहाँ जो सुबह लोग भागा दौड़ी में लगते हैं, अपने डेली के काम करते हैं, वो वाला एटमोसफेयर इनको रात में देखने को मिला। द टू मेन वर हंग्री नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब क्या हुआ था कि दिन में ये लोग आए थे दिन में, लेकिन सारी शॉप्स बंद थी क्योंकि सब सो रहे थे, तो इन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। तो जब ये दिन भर घूमते रहे तो इन्हें भूख भी लगी। अब इन दोनों को भूख लगी है, तो जो दुकानें थी जो बंद थी अब वो खुल गई हैं। सो दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। अब वो कुछ खाने का सामान खरीदने के लिए उन शॉप्स पर चले गए, राइट। टू देयर एस्टोनिशमेंट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, a single dudu, whether they bought a measure of rice or a bunch of bananas. It cost a dudu. Dudu बेसिकली इनकी करेंसी है, ठीक है, मतलब एक सिक्का कह लो आप, इनकी करेंसी है। और तो उनकी आंखें ना फटी रह गई स्टूडेंट्स की, टीचर और उसके स्टूडेंट की, तो गुरु और उसके चेले की। मतलब वो हैरान हो गए, एस्टोनिशमेंट में चले गए एकदम, कि यहाँ हर एक चीज़ की कीमत सेम है। एक सिंगल डूडू मतलब एक सिंगल सिक्का, चाहे तुम चावल ले लो, चाहे कितने भी चावल ले लो, राइस कितने भी ले लो, ज़्यादा ले लो कम ले लो, या तुम बनानास का बंच ले लो, मतलब हर चीज़ की एक ही प्राइस है। चाहे तुम चाहे तुम 1 किलो चावल ले लो या तुम 10 किलो चावल ले लो, चाहे क्या भी को मतलब कितना भी सामान ले लो, सबकी वैल्यू सिर्फ एक सिक्का है। मतलब कितना सस्ती सस्ती मार्केट है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड। गुरु और उसका जो स्टूडेंट था वो तो बहुत खुश हो गए कि इतना सस्ता, सिर्फ एक सिक्का दो और कुछ भी खा लो, कुछ भी ले लो। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांट एंड दे वांटेड फॉर अ रुपी। अब स्टूडेंट जो गुरु और शिष्य बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था, ऐसा सिस्टम कि 1 रुपया देकर ढेर सारा खाना खरीदा जा सकता है। और ये तो मतलब सोच रहे क्या है, ये तो बिल्कुल स्वर्ग है। अगर सपोज़ हम चले जाएँ ऐसे किसी शहर में, तो हम कई सारे 1 रुपये के सिक्के ले जाएंगे, हमारे 100 रुपये भी 100 दिन चल जाएंगे, आप ये मान के चलिए। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना, अच्छी बात है यहाँ तो। सो ये लोग बड़े खुश हो गए। When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it wouldn't be good idea for them to stay there. अब गुरु जो थे वो थोड़े समझदार थे चेले से ज़्यादा। अब जब पहले तो वो खुश हो गए, उन्होंने खाना कुक किया, उसको खाया। अब खाना खाकर गुरु जी को एहसास हुआ कि ये जो शहर है ना, ये मूर्खों का है, और मूर्खों के साथ रहना थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ एक भी इंसान वाइज नहीं है, किसी के पास भी विजडम नहीं है।
तो ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि यहाँ पर रहा जाए। मतलब टीचर जो है, गुरुजी जो है, उनको समझ में आ गया कि ये मूर्खों का शहर है और यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, सेफ नहीं है। तो बुद्धिमान जो इंसान होता है ना, जो वाइज पीपल होते हैं, उनकी यही पहचान होती है कि वो आगे का भी सोचते हैं। अब जो डिसिपल है, जो चेला है, वो इतना समझदार नहीं है। वो तो आज में देख रहा है कि भाई हाँ, एक सिक्के में इतना कुछ आता है, लेकिन जो गुरु है वो नहीं समझ रहा है। तो ये अपने स्टूडेंट से कहते हैं, देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसिप्लिन। तो कहा इन्होंने अपने शिष्य से कि ये जगह ना हमारे लिए ठीक नहीं है, चलो ऐसे चलते हैं। बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस। लेकिन जो शिष्य है वो यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हो रहा है। उसको लग रहा है कि कम पैसों में यहाँ पे तो बड़ा अच्छा लाइफ चलेगी। एवरीथिंग वॉज चीप देयर, मतलब उसको यही अच्छा लग रहा है कि हर एक चीज़ यहाँ पे बड़ी चीप है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड एंड चीप फूड। और उसको सिर्फ क्या चाहिए, वो जो डिसिप्लिन, उसे क्या चाहिए कि हर चीज़ यहाँ पर बहुत ही अच्छी है और सबसे ऊपर बात सबसे सस्ती भी है, चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी की हो। मतलब जो गुरु शिष्य है वो मानता नहीं, उसे लगता है कि यहाँ तो सब कुछ अच्छा है, सस्ता है, तो यहाँ से क्यों जाऊँ, मुझे तो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मिल जाएगा, वो भी इतना सस्ता। तो खाने के चक्कर में यहाँ से जाएगा नहीं। द गुरु सेड, they are all fools and this won't last very long, you can't tell what they will do to you next। तो टीचर ने, गुरु जी ने उसे समझाया कि ये सब लोग ना मूर्ख हैं, दे आर ऑल फूल्स, सभी लोग ये मूर्ख हैं और ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। मतलब ये जो अच्छी चीज़ तुम्हें लग रही है ना, जो सिस्टम तुम्हें अच्छा लग रहा है, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। पता नहीं कब ये क्या कर दे तुम्हारे साथ, यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, कि वो तुम्हारे साथ ही पता नहीं क्या कर दें बेवकूफ़ी में आके। तो यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब वो समझा रहे हैं उसको, लेकिन जो स्टूडेंट है, डिसिपल है, वो तो नहीं मानेगा। बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विजडम, ही वॉन्टेड टू स्टे। अब शिष्य ने गुरु की बात नहीं मानी और उसने फैसला कर लिया कि मैं तो यहीं रहूँगा, वो यहीं रहना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, डू वॉट यू वॉन्ट, आई एम गोइंग, एंड लेफ्ट। अब आखिरकार जब गुरु जी ने बहुत समझाया और ये डिसिप्लिन चेला नहीं मानता है, तो अब गुरु जी ने मान ली हार और कहा कि तुम्हें जैसा अच्छा लगे ना, डू वॉट यू वॉन्ट, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, मैं जा रहा हूँ। और इतना कह के वो चले गए। द डिसिपल स्टेड ऑन एंड एट हिज फिल every day, bananas, ghee, rice and wheat, and grew fat like a street side sacred bull। अब शिष्य जो है वो यहीं रहने लग गया और वो रोज़ जमकर खाता था, सिर्फ एक एक सिक्का देता था और जमकर खाता था। क्या क्या खाता था वो बनानास खाता था, वो घी खाता था क्योंकि वो भी एक सिक्के में आता था, वो राइस खाता था, वीट खाता था। और वो इतना ज़्यादा खाता था, सिर्फ एक सिक्का रोज़ खर्च करके इतना ज़्यादा खाता था कि खा खा के वो इतना मोटा हो गया, जैसे कि कोई सड़क किनारे कोई बैल होता है ना जिसकी लोग पूजा करते हैं, सेक्रेड बुल जैसा हो गया। मतलब खा खा के इतना बुल जैसा मोटा हो गया, वो बहुत मोटा हो गया। अभी यहाँ पे इसका फ़ोटो नहीं है। बहुत मोटा हो गया। चलिए, वन ब्राइट डे अ थीव broke into a rich merchant's house. He had made a hole in the wall and sneaked in. As he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. अब एक दिन क्या हुआ, वन ब्राइट डे, अब दिन में ही हुआ क्योंकि दिन में सब सो रहे थे। जनरली लोगों के घर में चोरी लूटपाट होती है रात में, क्योंकि रात में सब लोग सो जाते हैं, कोई निकलता नहीं है शहर, मतलब आसपास। और यहाँ तो सभी लोग सो जाते हैं दिन में, इवन ये शायद पुलिस भी दिन में सोती है। तो चोर के लिए दिन ही सबसे बेस्ट था चोरी करने के लिए। तो एक ब्राइट डे में एक चोर एक रिच मर्चेंट के घर में चला गया चोरी करने। उसने क्या किया, दीवार में, वॉल में एक होल किया बड़ा सा और उसके अंदर घुसा। और जैसे ही वो अंदर सामान लेने के लिए लगा, मतलब जैसे ही वो सामान चोरी करने के लिए अंदर घुसा, तो क्या हुआ कि उसके ना मर्चेंट के घर की दीवार पुरानी थी। तो जैसे ही वो चोर होल करके दीवार के अंदर वो अंदर घुसा और वो उसने कैरी किया हुआ था सारा लूट का सामान, जो पुराना, मतलब घर काफ़ी पुराना था, उसकी जो दीवार थी वो कोलैप्स होकर उसके सिर पे गिर गई। मतलब पुरानी दीवार ढह गई और वो उसी वजह से ऑन द स्पॉट मर गया। मतलब ये है कि एक दिन एक चोर दिन के समय जब सब सो रहे थे, तब अमीर एक रिच मर्चेंट के घर चोरी करने के लिए गया। उसने दीवार में छेद किया और अंदर घुसा और जैसे ही सामान लेकर निकलने लगा
पुरानी दीवार ढह गई, गिर गई उसी पर, उसी के सिर पे गिर गई और वो तभी के तभी मर गया। मतलब चोर आया तो चोरी करने था लेकिन मर गया। अब चोर का भाई क्या करता है, his brother ran to the king and complained, your highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him. This merchant is to blamed. He should have built a good strong wall. You must punish the wrongdoer and compensate the family for this injustice. अब चोर का भाई राजा के पास गया। ये तो देखो प्रूफ नहीं हो पाया कि भाई चोर चोर कर रहा था वो, लेकिन चोर का भाई राजा के पास गया और बोला, और वो राजा के पास जाकर बोला कि महाराज, मेरा भाई तो अपने जॉब पर था, मतलब वो चोरी कर रहा था, उसका जॉब है वो उसमें लगा हुआ था, मतलब अपना वो एंशियंट ट्रेड कर रहा था, मतलब चोरी करने का काम कर रहा था। तभी एक दीवार उस पर गिर गई और वो मर गया, मतलब उस दीवार ने गिर कर उसको मार दिया। अब वो दीवार इस मर्चेंट के घर की थी, तो भाई इसके ऊपर सारा ब्लेम जाता है। जो दोषी है वो ये रिच मर्चेंट है, इसको मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। अगर ये मजबूत दीवार बना लेता, अगर गुड स्ट्रॉन्ग वॉल बना लेता, तो वो दीवार मेरे भाई पे गिरती नहीं और ना ही वो मरता। तो ये मर्चेंट ही ब्लेम है। आप पनिश करो जिसने गलत किया है, मतलब रॉन्ग डूअर को गलत करो, और हमारी फैमिली को इस इनजस्टिस के लिए कंपनसेट करो, मतलब हमें मुआवजा दिलवाइए जिसने भी गलत किया है उससे। मतलब वो चोरी करते पकड़ा भी नहीं गया, उल्टा मर्चेंट पे जिसके घर में चोरी हो रही थी उस पर उसने केस कर दिया। मतलब क्योंकि ये लोग, जो ये शहर है ये बेवकूफ़ लोगों का है ना, इसलिए चोरी करने वाले चोर को सज़ा नहीं मिलेगी, जिसके घर चोरी हुई है उसको सज़ा मिलेगी कि उसने दीवार नहीं गिरवाई, तो वही दीवार नहीं बनवाई, अब दीवार से गिरने से वो मर गया, तो इसका पूरा ब्लेम मर्चेंट पे जाता है। तो भाई इसको सज़ा दो और हमें मुआवजा दिलवाओ, कंपनसेशन दिलवाओ। अब किंग कहता है जस्टिस विल बी डन। क्या बात है, बेवकूफ़ लोग सारे यहाँ रहते हैं, हर चीज़ ये उल्टा करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, और जस्टिस करेंगे ये, तो ये जस्टिस नहीं करेंगे, ये इनजस्टिस करेंगे। तो कहते हैं जस्टिस विल बी डन, डोंट वरी, एंड एट वंस समन द ऑनर ऑफ द हाउस। अब राजा ने कहा कि न्याय होगा, चिंता मत करो। तुरंत मर्चेंट को, जो घर का ऑनर था, उसको बुला लिया। अब देखते हैं कैसा अजीब न्याय होगा यहाँ पर। When the merchant arrived, the king questioned him. अब जब मर्चेंट आया तो किंग ने उसे क्वेश्चन किया, मतलब उससे पूछा, व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो उसने बोला सच एंड सच योर हाइनेस। मतलब उसने कहा, व्यापारी बोला कि ऐसा वैसा महाराज, मतलब एक प्लेस होल्डर नाम है ये। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस। अब यहाँ पे राजा ने पूछा कि जब वो चोर तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था तो तुम क्या घर पर ही थे। तो बोला, येस माई लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वॉज वीक एंड इट फेल ऑन हिम। तो व्यापारी बोला, हाँ महाराज, जब वो घर में घुसा तो और दीवार कमज़ोर थी, तो दीवार उस पर गिर गई और उसी के नीचे मतलब उसके ऊपर वो दीवार गिरी, इसलिए वो मर गया। सो द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, योर वॉल किल्ड this man's brother, you have murdered a man, we have to punish you। अब राजा ने तुरंत फैसला सुना दिया एकदम कि हाँ चलो, एक्यूज़ ने अपनी गिल्टी प्लीड की है, मतलब जो एक्यूज़ है, जो आरोपी है, उसने अपना गुनाह मान लिया है, मतलब स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसने कह दिया ना कि भाई हाँ मैं घर पे ही था और वॉल उस पर गिरी, उसी से वो मर गया। तो ऐसा कह दिया मर्चेंट ने, तो इससे उसने बोल दिया कि हाँ, राजा ने क्या कहा कि हाँ, अपराधी ने अपना अपराध एक्सेप्ट कर लिया, प्लीड कर लिया, ही प्लीड्स गिल्टी। तुम्हारी ही दीवार ने इस आदमी के भाई को मारा है, यानी तुमने उस आदमी का मर्डर किया, मतलब तुम मर्डरर हो, और अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, वी हैव टू पनिश, क्योंकि तुमने अब एक्सेप्ट भी कर लिया ना, तुमने अपनी तुम गिल्टी हो, तुमने प्लीड कर लिया। देखिए कितना बेवकूफ़ी भरा न्याय है ये, कि उसने ये कहा कि भाई हाँ मैं घर पर था और मैं दीवार गिरने से इसकी मौत हो गई, तो हाँ, तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने प्लीड कर लिया गिल्टी, तो भाई अब तुम क्या बोलते हैं, तुमने मर्डर किया, तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब बेचारा हेल्पलेस मर्चेंट देखिए क्या कहता है, लॉर्ड, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ही डिडंट बिल्ड इट राइट, यू शुड पनिश हिम। अब व्यापारी बोला, मर्चेंट बोला
कि महाराज ये दीवार मैंने तो बनाई नहीं थी, गलती तो उस इंसान की है, उस मज़दूर की है जिसने वो दीवार बनाई, सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए, आप उसको पनिश करो। तो राजा ने पूछा भाई कौन है वो, बुलाओ उसको। तो उसने बोला माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ड इन माई फादर्स टाइम, आई नो द मैन, ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, ही लिव्स नियर बाय। तो व्यापारी बोला कि महाराज ये दीवार मेरे पिताजी के ज़माने में बनी थी, मैं उसको जानता हूँ जिसने बनाई थी दीवार, वो बहुत बूढ़ा है और वही पास में ही रहता है। सो द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द bricklayer who had built the wall. They brought him tied hand and foot. अब राजा ने मैसेंजर्स को भेजा कि जाओ उसको लेकर आओ, उस ब्रिक मतलब उस बंदे को लेकर आओ जिसने पहली दीवार बनाई थी, मतलब ये जो ब्रिक लेयर जो बनाने वाला है, और ईंट गारा बोलते हैं, ईंट गारा लगाने वाला जो है, इसको पकड़ के लाओ। वो ले आए उसको, और उसके हाथ और उसके पैर पैर बांध रखे थे उन्होंने, क्योंकि वो एक्यूज्ड है ना अभी। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मेंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम। अब राजा ने उससे पूछा कि अरे ये बताओ कि क्या तुमने इस व्यापारी के पिता के ज़माने में वो दीवार बनाई थी। तो वो बोला येस माय लॉर्ड, मैंने ही बनाई थी, आई डिड। तो बोला व्हाट काइंड ऑफ अ वॉल इज दिस दैट यू बिल्ट, इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, यू हैव मर्डर्ड हिम, वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ। कहते राजा बोला कि कैसी घटिया दीवार बनाई थी तुमने, ये गिर गई एक आदमी पर। सो ये बात उस जो मतलब मूर्ख राजा ने अब उस दीवार बनाने वाले इंसान को सज़ा सुना दी कि तुमने ही इस आदमी को, इसके भाई को, जो अपनी रिक्वेस्ट लेकर आया, इसके भाई को मारा है, तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड। अब वो दीवार बनाने वाले जो कि बहुत बूढ़ा भी है, उसने प्लीड कर दिया, मतलब राजा आदेश देने वाला ही था, उससे मतलब राजा कुछ एग्जीक्यूट कर ऑर्डर देता एग्जीक्यूट करने के लिए, उससे पहले ही ये बेचारा ब्रिकलेयर रो पड़ा। उसने प्लीड करना चालू किया, वो बोला प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इट्स ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट। आई रिमेंबर वेरी वेल अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप and down that street all day with her anklet jingling and couldn't keep my eyes or my mind on the wall I was building. You must get that dancing girl, I know where she lives. अब ये कुछ कहता, राजा ऑर्डर देता उसको सज़ा देने के, फांसी देने के, उससे पहले इसने रिक्वेस्ट करनी चालू की। इसने बोला कि महाराज आप मेरी बात तो सुनिए, सच ये है कि मैंने ही ये दीवार बनाई है और ये दीवार अच्छी नहीं बनी और ठीक से नहीं बनी, लेकिन इसकी वजह है। क्यों? क्योंकि उस दिन मेरा जो माइंड है, मेरा जो ध्यान है वो काम पर नहीं था। मुझे बहुत अच्छे से याद, आई रिमेंबर वेरी वेरी वेल कि एक नाचने वाली लड़की गली में ऊपर नीचे जा रही थी, मतलब एक नाचने वाली लड़की थी, वो ना बार बार गली में ऊपर नीचे जा रही थी पूरा दिन, और उसके चलने से उसकी जो पायल है वो बज रही थी, पायल की छनक मतलब जिंगलिंग हो रही थी, जिससे मेरा ध्यान भटक गया। मेरा आंखें और मेरा माइंड दीवार पर था, रहा ही नहीं, मेरा ध्यान उस लड़की पर रहा, उसकी एंकलेट्स जो जिंगलिंग एंकलेट्स थी, मतलब उसकी पायल की छनक ने मेरा ध्यान भटका दिया, इसलिए दीवार ठीक नहीं बनी, क्योंकि मेरा ध्यान भटकाने वाली वो लड़की थी। अगर वो मेरा ध्यान नहीं भटकाती वो लड़की, तो मैं दीवार अच्छे से बनाता, लेकिन मेरी गलती नहीं है दीवार अच्छे से नहीं बनी, गलती ये है कि मतलब वो लड़की ने मेरा ध्यान भटकाया, गुनहगार वही है और आपको उसको बुलाना चाहिए, और मैं जानता हूँ वो कहाँ रहती है। अब ये देखिए यार, इसमें से कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि चोर तो गलत इरादे से आया था, वो तो फेट ने उसको मार डाला। और दूसरी बात कि दीवार बहुत पुरानी है, समझदारी तो ये कि भाई दीवार बहुत पुरानी है, वो तो गिर सकती थी, कभी भी गिर सकती थी, और लेकिन फिर भी ये दीवार बनाने वाले को, दीवार के ओनर को, अब उस लड़की जो नाच रही थी उस दिन बार बार छन छन करके ऊपर नीचे जा रही थी, उस लड़की को ये लोग ब्लेम कर रहे हैं। मतलब ब्लेम्स जो शिफ्ट हो रहे हैं, जिनका उस बात से कोई मतलब भी नहीं है, उन लोगों को ये शिफ्ट कर रहे हैं। सो राजा बोलता है यू आर राइट, द केस डीपेंस, वी मस्ट लुक इनटू इट, इट्स नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, लेट्स गेट द डांसर वेयर एवर शी इज। अब राजा बोला कि हाँ आप सही कह रहे हो, मामला बहुत ही डीप है और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तुरंत फैसला लेना ठीक नहीं होगा,
और ना ही आसान है ये, मतलब इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस में तो बिल्कुल भी इजीली जजमेंट नहीं हो सकती। चलो बुलाओ उस डांसर को जहाँ पर भी है वो। द डांसिंग गर्ल, नाउ एन ओल्ड वुमन, केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट। अब वो लड़की जो थी, डांसिंग गर्ल थी, तो उसको बुला लिया गया। अब देखिए मूर्ख राजा का दिमाग हर बार एक उल्टी दिशा में चलता है। अब बुलाया उस डांसिंग गर्ल को, जो अब एक बूढ़ी औरत हो गई है, वो बेचारी ट्रेम्बलिंग, काँपती हुई कोर्ट में आई, मतलब मरने वाली है वो भी, मतलब इतनी बूढ़ी है वो। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स अगो वाइल दिस पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल? डिड यू सी हिम? अब देखिए कैसे बेवकूफ़ी भरा क्वेश्चन पूछा है कि राजा ने उससे पूछा है कि कई साल पहले जब ये बेचारा ब्रिक लेयर दीवार बना रहा था, तो दीवार बना रहा था, तो तब तुम क्या उस गली में ऊपर नीचे घूम रही थी? क्या तुमने इसे देखा था? अब कई साल पुरानी बात है ये। अब लेकिन इसको याद है, वो कहती है येस माई लॉर्ड, आई रिमेंबर इट वेरी वेल। नाचने वाली बोली, डांसर बोली कि भाई हाँ महाराज, मुझे अच्छे से याद है, मैं ऊपर नीचे जा रही थी बार बार, मुझे याद है अच्छे से। So did you walk up and down with your anklet jingling? You were young and you distracted him, so he built a bad wall. अब राजा ने कहा कि तो तुम ही थी जो उस गली में ऊपर नीचे घूम रही थी, और पायल की आवाज़ से उसका, मतलब ये ब्रिक लेयर का दिमाग, मतलब ध्यान भटक गया और उसने घटिया दीवार बना दी। मतलब तुम थी ना वो, जिसकी वजह से ये दीवार गलत बनी, मतलब यानी जो कल्परेट है वो औरत बन गई, मतलब वो डांसिंग गर्ल बन गई। चलिए आगे पढ़ते हैं। It was fallen a poor burglar and killed him. You have killed an innocent man. You will have to be punished. अब राजा बोला कि तुम्हारी वजह से वो जो दीवार थी वो कमज़ोर बनी। मतलब राजा दरबार में जो बोला वो ये क्लियर बोल रहा है कि दीवार एक चोर, मतलब क्लियर बोल रहा है कि चोर पे गिरी, एक पुअर बर्गलर पे गिरी और वो दीवार ने उसको मार दिया। तो सीधे सीधे तौर पे तुमने उस इनोसेंट मैन को मारा और तुम्हें सज़ा मिलेगी। मतलब ये दिख रहा है हमें कि जो राजा दरबार में जो भी चीज़ें बोल रहा है वो, मतलब वो ये साफ साफ बोल रहा है कि चोर पर गिरी दीवार और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब उसे जिसकी दीवार गिरी, मतलब जिसकी वजह से दीवार गिरी, क्योंकि तुम हो जिसकी वजह से दीवार गिरी यार, ना तुम उस दिन ऊपर नीचे करती, तुम्हारी पायल की आवाज़ से ना ब्रिकलेयर का दिमाग इधर उधर भटकता, तो वो दीवार अच्छी बन जाती। दीवार अच्छी बन जाती तो वो दीवार गिरती नहीं उस चोर पे, बेचारे चोर पर। तो मतलब यहाँ जो न्याय हो रहा है ना, जो यहाँ पे जस्टिस हो रहा है, वो बिल्कुल उल्टे सीधे तरीके से दिख रहा है। मतलब जस्टिस तो हो नहीं रहा है, बेवकूफ़ियाँ हो रही हैं। शी थॉट फॉर अ मिनट एंड सेड, माई लॉर्ड वेट, आई नो why I was walking up and down that street. I had given some gold to the goldsmith to make some jewelry for me. He was a lazy scoundrel. He made so many excuses, so he would give it now and he would give it then, and so on all the day. He made me walk up and down to his house a dozen times. अब यहाँ पे डांसर ने भी अपना ब्लेम शिफ्ट किया। डांसर जो कि बहुत ही बूढ़ी औरत है, वो थोड़ा सोच के, एक मिनट के लिए सोचती है और कहती है कि महाराज मुझे याद आया, मैं उसने बोला कि मुझे याद आ गया कि मैं वो ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, क्या वजह थी। उसने बताया कि मैंने ना अपने लिए कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बनने दी थी, मतलब मैंने कुछ गोल्ड दिया हुआ था गोल्ड स्मिथ को। गोल्ड स्मिथ वो होता है जो गोल्ड से ज्वेलरी बनाता है। तो मैंने गोल्ड स्मिथ को, मतलब मैंने कुछ गोल्ड दिया हुआ था ताकि वो मेरी ज्वेलरी बना सके। तो और वो जो था गोल्ड स्मिथ, वो बहुत ही आलसी था, बहुत ही बहानेबाज था। वो बार बार एक्सक्यूज़ेस कर रहा था कि भाई अभी दे दूँगा बनाकर, और वो पूरा दिन यही कर रहा था। और उसी की वजह से मुझे बार बार अप एंड डाउन करना पड़ा उसके घर में डज़न टाइम्स। मतलब 1 दर्जन बार कम से कम मुझे ऊपर नीचे करना पड़ा, क्योंकि वो मुझे, मैं जब भी उससे अपनी ज्वेलरी लेने जाती वो कहता मैं अभी दे दूँगा, मैं फिर नीचे आ जाती, मैं फिर थोड़ी देर में जाती, मैं फिर उससे ज्वेलरी मांगती, वो कहता मैं अभी दे दूँगा। इस तरीके से मतलब मुझे बार बार ऊपर नीचे जाना पड़ा। अब that was when this bricklayer saw me. It's not my fault my lord, it's a damn goldsmith's fault. अब वो कहती है कि उसी वक्त जब मैं ऊपर नीचे बार बार जा रही थी, तभी इस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा और इसका ध्यान भटक गया। तो ये मेरी गलती नहीं है महाराज, ये तो सुनार की गलती है।
जिसकी वजह से मैंने ऊपर नीचे बार बार किया। मतलब ये देखो कितना फ़नी इंसिडेंट है वैसे तो ये, कि सब एक दूसरे पर जो ब्लेम है वो पास कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर पास ऑन कर रहे हैं, और कहीं भी सच्चाई नहीं पकड़ी जा रही है, जबकि क्लियर है, जो इंसिडेंट बड़ा क्लियर है कि चोर चोरी करने आया था, वो तो बुरी किस्मत थी उसकी कि वो मर गया। इसमें ब्लेम किसको जाएगा? ना तो उस घर के ऑनर को जाएगा, कि बल्कि वही बेचारा विक्टिम है कि उसके घर में चोरी हो रही थी। ना उस दीवार बनाने वाले को जाएगा, भाई इतने सालों पहले आपने दीवार बनवाई थी, अब तो वो खुद इतना बूढ़ा हो गया जब उसने दीवार बनवाई थी, तो क्या वो हमेशा इतनी ही सॉलिड रहेगी, इतनी ही मजबूत रहेगी, इतनी ही गुड कंडीशन में रहेगी? क्या ये पॉसिबल है कि हमने आज जो चीज़ बनाई है वो 100 साल बाद, 200 साल बाद भी वो उतनी मजबूती में रहे? नहीं है। ना वो उस ब्रिक लेयर की गलती है, ना वो उस लड़की की गलती है, भाई कोई भी कहीं भी जा सकता है। अब ना ही उस गोल्ड स्मिथ की गलती है देखा जाए तो, क्योंकि वो उसने तो बस अपना ज्वेलरी बनाने में लेट किया था, वो आलसी था, उसने कोई चोर को थोड़ी मार दिया था। लेकिन अब देखिए उस पर सारा जाएगा। पुअर थिंग, शी एब्सोल्युटली राइट, thought the king, weighing the evidence. We have got the real culprit at last. Get the goldsmith wherever he is hiding at once. अब राजा ने एकदम तुरंत फैसला ले लिया। उसने सोचा कि अब तो हमें असली कल्प्रिट मिल गया है। तो राजा का तुक यह भी है कि जो भी सबसे सहज लगता है, मतलब जो सबसे ठीक लगता है देखने में, मतलब जिसके ऊपर ब्लेम करना ईजी रहता है, वो उसको सच्चाई मान लेता है। उसने अब ऑर्डर दे दिया कि जाओ उस गोल्ड स्मिथ को बुला के लाओ, जहाँ भी वो आज है। वो भी बहुत बूढ़ा हो गया होगा, तो जाओ उसे बुला के लाओ। द किंग्स bailiffs search for the goldsmith, who was hiding in a corner of his shop. When he heard the accusation against him, he had his own story to tell. अब जैसे ही जो दरबारी थे वो सुनार को पकड़ने उसकी दुकान में गए, तो वो देखते हैं कि जो सुनार है, जो गोल्ड स्मिथ है, वो कोने में छुपा हुआ, अपनी शॉप में कोने में छुपा हुआ है बचने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया था ना कि उसको पकड़ के लेके जाएंगे। तो जब उसने एक्यूजेशन सुना अपने अगेंस्ट, तो उसके पास भी अपनी स्टोरी है सुनाने के लिए, अब वो सुनाएगा। वो कहता है, माई लॉर्ड, ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ। इट्स ट्रू आई मेड दिस डांसर come many times to my door. I gave her excuses because I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's orders. They had a wedding coming, and they wouldn't wait. You know how impatient rich men are. अब यहाँ पे सुनार अपनी कहानी सुनाता, कहता है कि हाँ महाराज, मैं एक बेचारा, मतलब मैंने लेट किया था, तो मेरी कंडीशन बेकार थी। आई एम अ पुअर गोल्ड, मैं गरीब बेचारा, मतलब मजबूर गोल्ड स्मिथ हूँ। ये सच है कि मैंने इस डांसर को बहुत बार बुलाया मेरे दरवाजे पर, मतलब मैंने इसे बार बार बुलाया, लेकिन इसमें मेरी मजबूरी थी। आई गेव हर एक्सक्यूज़, मैंने उसे बहाने दिए, बिकॉज आई कुडेंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर, क्योंकि मैं इसकी ज्वेलरी नहीं बना पाया था, क्योंकि उससे पहले मुझे बनाने थे रिच मर्चेंट के ऑर्डर पर उसकी ज्वेलरी। क्योंकि मतलब वो जो मेरा एक रिच मर्चेंट जो है, उसके ऑर्डर ज़्यादा ज़रूरी थे मेरे लिए। उसके घर में शादी थी और वो इंतज़ार नहीं कर सकता था, और मदन के घर में शादी थी और वेट नहीं कर सकता था। और आप जानते ही हैं कि ये जो रिच लोग होते हैं कितने इम्पेशेंट होते हैं, तो भाई इनको फटाफट ज्वेलरी चाहिए थी, इसलिए मुझे इसकी मतलब रिच मर्चेंट की ज्वेलरी पहले बनानी पड़ी। इसलिए मैंने इस बेचारी डांसर को वेट कराया। मतलब सुनार जिम्मेदार अपमान से, मतलब अपने ऊपर जो एक्यूजेशन लगा है, वो उस अपने पर से हटाकर वो उस रिच मर्चेंट पर डाल देता है। मतलब ये कह लीजिए कि वापस से जो एक्यूजेशन है वो घूम फिर के उस रिच मर्चेंट के पास आ गया। देखिए, रिच मर्चेंट के पास था ब्लेम सबसे पहले, कि जो दीवार गिरी है वो रिच मर्चेंट के घर की है। रिच मर्चेंट के घर की दीवार गिरी और वो उस समय घर में प्रेजेंट था, तो रिच मर्चेंट ने मारा। उसने डाल दिया ब्रिक लेयर पर सारा एक्यूजेशन, कि भाई ब्रिक लेयर ने दीवार कमज़ोर बनाई, इसलिए मैं दीवार गिर गई। इसने बना दी एक डांसर के ऊपर, उसने सारा ब्लेम डाल दिया डांसर के ऊपर, कि वो बार बार आ रही थी जा रही थी, तो बार बार उसकी पायल की आवाज़ से मेरा ध्यान भटक रहा था, इसलिए दीवार नहीं ठीक बोली। उसने ब्लेम डाल दिया गोल्ड स्मिथ पर, कि गोल्ड स्मिथ ने मेरी ज्वेलरी लेट की थी, तो गोल्ड स्मिथ जो है, अगर वो मेरी टाइम पे ज्वेलरी दे देता, या मुझे बार बार बहाने नहीं लगाता, या सच बोल देता कि वो उस दिन मेरी नहीं देगा ज्वेलरी, तो मैं बार बार आती जाती नहीं।
अब गोल्डस्मिथ ने भी अपनी कहानी सुनाई, उसने सीधा उसने ब्लेम वापस डाल दी रिच मर्चेंट पे। किसके घर में शादी थी, इसने मुझ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर किया हुआ था कि मैं इसकी ज्वेलरी बना के दूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पेशेंट हो रहा था, इसी वजह से मैंने डांसर को वेट कराया। मतलब घूम फिर के जो ब्लेम था वो वापस आ गया रिच मर्चेंट पर। चलिए फाइनली रिच मर्चेंट यहाँ पर एक्यूज थे। सो अब मतलब फिर से जो है जो दोष है इस पर आ गया। Who is this rich merchant who kept you from finishing this poor woman's jewelry? Made her walk up and down, which distracted this bricklayer, which made a mess of his wall, which has now fallen on an innocent man, killed him. Can you name him? So यहाँ पर अब ये राजा ने बात सुनी इस सुनार की, गोल्डस्मिथ की क्या वजह है। अब उसने बाद में मतलब बातें सारी जोड़ जोड़ के उसने ठोस कर दिया। उसने बोला कि वो तो सुनार से पूछा कि वो रिच मर्चेंट है कौन जिसने तुम्हें रोका इस बेचारी डांसर की ज्वेलरी बनाने से, जिसकी वजह से ये बार बार ऊपर नीचे आती रही। इसके बार बार ऊपर नीचे आने की वजह से ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और उसकी वजह से इसने ये कमज़ोर दीवार बनाई, जिसकी वजह से वो इनोसेंट मर गया। वो तो उसके ऊपर वॉल गिर, वो मर गया। क्या तुम उसका नाम बता सकते हो जो रिच मर्चेंट था? अब रिच मर्चेंट तो कोई भी हो सकता है, लेकिन वो रिच मर्चेंट यही है। The goldsmith named our merchant, and he was none other than the original owner of the house whose wall had fallen. तो गोल्डस्मिथ ने मतलब वो अमीर व्यापारी का नाम बताया, और वो वही व्यापारी निकला जो कि उस घर का, जिसके घर की दीवार गिरी थी ना, वही मतलब ये वाली चीज़, ये जो मैंने आपको साइकिल बना के दिखाई ना, ये वाली चीज़। आप इसमें देखिए, ये राजा है, ये मंत्री है, ठीक है। ये रिच मर्चेंट ने दिया ब्रिकलेयर पे, ब्रिकलेयर ने दिया इस पर गोल्डस्मिथ पर, और रिच मर्चेंट ने ब्लेम दिया इस पर ब्रिकलेयर ने दिया इस पर डांसर पर ब्लेम दिया। देखो कितनी बेचारी बूढ़ी है, और इसने दे दिया इस गोल्डस्मिथ पे, गोल्डस्मिथ ने इसी के ऊपर ब्लेम दे दिया। मतलब सबकी फिंगर एक दूसरे के ऊपर है। देखो ना, इसकी फिंगर इस पर आई, इसकी फिंगर इस पर आई, इसकी फिंगर इस पर आई गोल्डस्मिथ पर, गोल्डस्मिथ की फिंगर इस पर आई। तो एक तरह से साइकिल हो गया ये, ठीक है। मतलब पूरा जो ब्लेम है अब वो दोबारा से इस रिच मर्चेंट पर आ गया। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, थॉट द किंग बैक टू द मर्चेंट. When he was rudely summoned back to the court, he was arrived crying, It wasn't me, but my father who ordered the jewelry. He is dead. I'm innocent." अब जैसे राजा को फिर से पता चला कि भाई सुनार ने जिस अमीर व्यापारी के लिए, रिच मर्चेंट के लिए ज्वेलरी बनाई थी, ये तो वही है। तो देखो किस तरह से जो केस है वापस उसी मर्चेंट पर आ गया फुल सर्कल में। अब व्यापारी को, मर्चेंट को फिर से खींच के लाए, और वो ले आए उसको कि भाई तुम ही कल्प्रेट हो। लेकिन वो रो कर बोला कि महाराज, वो जो ज्वेलरी का ऑर्डर था वो मैंने नहीं दिया था, मैं उस समय तो बच्चा था। वो ज्वेलरी का ऑर्डर मेरे फादर ने दिया था, कि भाई मेरे फादर भी रिच मर्चेंट थे जिन्होंने वो ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का। अब वो डेड हो चुके और मैं इनोसेंट हूँ। मतलब कोर्ट में हर शख्स जो है किसी दूसरे को ब्लेम कर रहा है, और अब वही अपराधी माना जा रहा है जिसका घर था। बट द किंग consulted his minister and ruled decisively. It's your father is the true murderer. He is dead, but somebody must be punished in his place. You have inherited everything from that criminal father of yours, his riches as well as his sins. I know at once, even when I first set eyes on you, that you were at the roots of this horrible crime. You must die. अब राजा ने अपना इंसाफ कर दिया। राजा ने मतलब मंत्री से भी कंसल्ट किया और बहुत ही डेयरिंग के साथ फैसला सुनाया कि वो तुम्हारे फादर ही थे जो कि ट्रू मर्डरर थे। अभी वो मर गए हैं तो किसी को तो पनिश करना ही पड़ेगा ना उनकी जगह। जब जैसे कि तुम उनके बेटे हो, तुमने उनका हर एक चीज़ को इनहेरिट किया है, जो भी तुम्हारे क्रिमिनल फादर्स, अब उसके फादर मरे, फादर को क्रिमिनल बोल दिया, जो भी तुम्हें तुम्हारे क्रिमिनल फादर से मिला वो सब तुमने इनहेरिट किया है। जैसे उनके पैसे भी तुमने इनहेरिट किया हो, उनकी प्रॉपर्टी भी की होगी, ऐसे ही उनके सिंस भी, उनके क्राइम्स भी तुमको इनहेरिट करने पड़ेंगे। मतलब
बेटे को पिता के प्रॉपर्टी मिली, पैसे मिले, हर चीज़ मिली, तो इस बेटे को भी अपने फादर के पापों का भी वारिस माना जाएगा। मतलब ये मिनिस्टर ने भी ये कंसल्ट किया है। और मतलब राजा ने बिना किसी लॉजिकल बेस के उसे पहचाना ही था, मतलब उसे शुरू में ही लग गया था। ऐसा राजा कहता है कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम ही अपराधी हो। तो उसने बोला कि मुझे तो पहले ही पता था, व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन, मतलब आई सेट्स ऑन यू, मतलब मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं समझ गया था दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरेबल क्राइम, कि तुम ही इस हॉरेबल क्राइम की रूट हो, तो तुम्हें ही मरना पड़ेगा। अब राजा ने तो कितना बड़ा अच्छा जस्टिस लिया है, वाओ। And he ordered a new stake to be made ready for the execution. As the servants sharpened the stake and got it ready for the final impaling of the criminal, it occurred to the minister that the rich merchant was somehow too thin to be properly executed on the stake. He appeared to the king's common sense, the king too worried about it. अब राजा ने फांसी यानी कि स्टेक पर चढ़ने का, सूली पर चढ़ने का ऑर्डर दे दिया। तो सारे जो उनके वो थे सर्वेंट्स थे, वो प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब वो स्टेक को शार्पन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे वो लोग सज़ा देने की। तो अब मंत्री ने इट ऑकर्ड टू द मिनिस्टर ने ध्यान दिया कि शायद जो रिच मर्चेंट है वो थोड़ा सा पतला हो गया है। मतलब जो स्टेक है ना वो उसके बॉडी के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो रिच मर्चेंट है वो थोड़ा सा पतला ज़्यादा है, ही समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन स्टेक। मतलब शायद स्टेक पर सही तरीके से वो मर नहीं पाएगा, जो रिच मर्चेंट है ना वो मर नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि वो पतला है तो इसको तो सज़ा इस पर दे नहीं सकते, ये तो स्टेक इसके लिए है ही नहीं। तो उसने फिर मतलब मंत्री ने एक प्रैक्टिकल चिंता जताई कि अरे ये जो स्टेक है इसके लिए है ही नहीं, ये तो पतला है, ये तो किसी थोड़े से मोटे इंसान के लिए होना चाहिए, तो इस पर तो इस मर नहीं पाएगा। अब राजा भी इस बात से, इस प्रैक्टिकलिटी पर, मतलब देखिए क्या प्रैक्टिकलिटी है इनकी, मतलब क्या, मतलब सज़ा जिसको देनी है उसके साइज़ का स्टेक नहीं है ना इनके पास, तो इसलिए अब ये उसको सज़ा नहीं देंगे। चलो फाइनली रिच मर्चेंट बेचारा बच गया, वैसे भी उसकी कोई गलती नहीं थी। मतलब ये कॉमेडी का, ह्यूमरस वे का, बेवकूफ़ी का एकदम हाई पीक है कि वो सज़ा देने की टेक्निक के बारे में बातें कर रहे हैं। मतलब सज़ा देने का जो प्रोसीजर है उसकी टेक्निक के बारे में बात कर रहे हैं, कि जैसे कोई फॉर्म भर रहे हो कि हाँ इसी तरीके से सज़ा होगी, और ये तो उसके साइज़ का है नहीं। तो चलो जैसे फांसी का फंदा है, फांसी का फंदा उसके गले में आएगा ही नहीं, तो भाई फांसी का फंदा गले में आएगा ही नहीं, तो इसको नहीं सज़ा देंगे, अब किसी और को सज़ा देंगे जिसके गले में ही फांसी का फंदा आ जाएगा। अब राजा ने कहा, व्हाट शैल वी डू, ही सेड। When suddenly it struck him, all they needed to do was to find a man fat enough to fit the stake. अब मंत्री और राजा ने काफ़ी सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो अब यही फैसला आया, मतलब उनका ध्यान गया, उनके माइंड में ऐसा दिमाग, मतलब ऐसा एक आइडिया आया कि उनको अब ऐसा इंसान ढूंढना, मतलब ऑल दे नीडेड टू डू वॉज टू फाइंड अ मैन, मतलब एक इस स्टेक पे डेथ सेंटेंस करने के लिए एक ऐसा इंसान ढूंढा जाए जो इतना मोटा हो कि इस स्टेक में फिट हो सके। मतलब अब ये सज़ा उसको नहीं देंगे जो कल्प्रिट है एक्चुअल में, या जो इनके अकॉर्डिंग भी कल्प्रिट है। इतना कुछ इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की है, इतने सारे विटनेसेस को बुलाया, लोगों की सज़ा, मतलब लोगों की बात सुनी है, ये प्रोसीजर अब नहीं, मतलब उसके हिसाब से जो भी कल्प्रिट निकला, रिच मर्चेंट निकला था ना, उसके हिसाब से अभी उसको सज़ा नहीं देंगे, अभी उस इंसान को सज़ा देंगे जो उस स्टेक में फ़िट हो जाएगा। तो अब ये ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो इतना मोटा हो कि स्टेक में आ जाए। The servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake, and their eyes fell on the disciple who had fattened himself for months on bananas and rice and wheat and ghee. अब क्या हुआ कि राजा ने, मतलब और मंत्री ने पूरे शहर में सर्वेंट्स को भेज दिया कि चलो जाओ ढूंढ के लाओ एक ऐसा आदमी जो इतना मोटा हो, जो इस स्टेक में फिट हो जाए। सारे सेवक, सारे नौकर, सारे सिपाही सब चले गए ढूंढने, और उनकी नज़र पड़ी किस पर, उस डिसिपल पे जो महीने भर से बनानास, राइस, वीट, घी खा खा कर मोटा हो गया था, मतलब मोटा, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। मतलब और ऐसे ही मतलब
और ये बात एक मतलब ऐसे इंसान पर नज़र पड़ गई, मतलब जो डिसिप्लिन था उस पर नज़र पड़ गई। अब ये उसको लेके जाएंगे और उसको सज़ा देंगे क्योंकि वो मोटा है, इसलिए नहीं कि उसका उसका कुछ क्राइम है इसलिए सज़ा नहीं देंगे, वो इसलिए उसको सज़ा देंगे क्योंकि वो मोटा है। तो यहाँ तक हमने देखा कि यहाँ पर कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा है, ह्यूमर है और सटायर बहुत ही चमक धमक के साथ दिखता है कि राजा का जस्टिस कैसे इलॉजिकल है, मतलब बिल्कुल लॉजिक है ही नहीं। और हर एक कैरेक्टर अपने ब्लेम को किसी और पर डालकर बचने की कोशिश कर रहा है और ये चल भी रहा है इनका कि किसी पर भी ब्लेम डाल दो। और जो स्टूडेंट था, जो डिसिपल था, उसका जो ग्रीड था कि यहाँ पे एक सिक्के में बहुत सारा खाना मिलता है, अब वो उसको यहाँ फंसा देगा कि एक सिक्के में खाना तो मिल जाएगा लेकिन मौत भी तो मिल रही है फ्री में, मिलेगी उसको। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इसने बोला, जिसको पकड़ के लेके जाने लगे, व्हाट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम इनोसेंट, आई एम अ सन्यासी, ही क्राइड। अब शिष्य जो था, डिसिपल था, चिल्लाया कि मैंने क्या गलती की है, मैंने क्या गलत किया है, मैं तो इनोसेंट हूँ, मैं तो एक सन्यासी हूँ, मतलब मैं तो निर्दोष हूँ। मतलब उसे समझ ही नहीं आया कि बिना किसी बात की, बिना किसी वजह की उसको ये पकड़ के क्यों लेके जा रहे हैं, उसे सज़ा क्यों दे रहे हैं। तो दैट मे बी ट्रू बट इट्स अ रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड अ मैन fat enough to fit the stick, they said, and carried him to the place of execution. He remembered his wise guru's words. अब यहाँ पर उसको बताते हैं, मतलब जो उसको पकड़ के लेके जा रहे थे सर्वेंट्स, उसको बोले कि हाँ ये सच है कि तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन हमें मतलब हमें आदेश मिला है, मतलब रॉयल डिक्री होता है बेसिकली आदेश, एक रॉयल डिक्री है ये कि हमें एक ऐसा आदमी ढूंढना है जो इतना मोटा हो कि स्टेक में फिट हो सके, मतलब फांसी के खूंटे पर जिसको चढ़ाया जा सके। उन लोगों ने कहा और वो उसको ले गए फांसी वाली जगह पर जहाँ पर फांसी हो रही थी। अब ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, और उसको इस समय अपने जो उसके गुरुजी थे जो बहुत वाइज थे उनकी बातों से उन्हें याद आई। उन्होंने कहा था ना, दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट। मतलब शिष्य को अपने गुरुजी की याद आई। उन्होंने कहा था कि मूर्खों का शहर है, ये कब क्या कर दें, अगले पल ये क्या करेंगे कोई नहीं कह सकता। मतलब उसे बहुत सच लगी ये बात। चलिए आगे पढ़ते हैं। When he was waiting for death, he prayed to his guru in his heart, right? And asking him to hear his cry whatever he was. अब जब ये इसको वहाँ ले गए, अभी अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा था, तो मन ही मन उसने अपने गुरुजी को मतलब याद किया, उनसे प्रे की कि मतलब वो सुन सकें कि उसको मदद चाहिए अपने गुरु की। उसने मन ही मन बहुत दिल से याद किया, रोया वो मन में कि वो जहाँ भी हैं वो आ जाएं, उसको बचा लें। The guru saw everything in a vision. He had magic powers. He could see far and he could see the future as he could see the present and the past. He arrived at once to save his disciple who had got himself into such a scrape through love of food. अब गुरु जो हैं उनको ना अपने विजन में सब दिखता है, मतलब दिव्य दृष्टि से सब वो देख रहे होते हैं। उनके पास मतलब कुछ मैजिकल पावर थी जिससे वो फ्यूचर का भी देख लेते थे, मतलब उन्हें दूर तक, मतलब फ्यूचर में देखने का भी, और मतलब दूर तक देखने का और फ्यूचर में देखने का उनको पावर थी कि वो फ्यूचर में देख सकते थे कि क्या होने वाले, मतलब वो पास्ट और फ्यूचर दोनों को देखकर बता सकते थे कि क्या होने वाला। उनके अंदर भविष्य जानने की शक्ति थी और वो आ भी गए। जैसे उनके डिसिप्लिन ने उनको याद किया, वो एक ही बार में आ गए और अपने उसको बचाया भी, मतलब बचाने के लिए आ गए। क्योंकि जब उन्होंने कहा था ना कि भाई यहाँ से चलो, ये मूर्खों का शहर है या पता नहीं क्या हो, तब भी उन्हें पता था कि फ्यूचर में ये होगा, एक दिन इसको बेचारे को ऐसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। As soon as he arrived, he scolded his disciple and told him something in a whisper. अब गुरु ने आते ही सबसे पहले तो अपने शिष्य को डांटा कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि यहाँ मत रहो, यहाँ रहना खतरा से खाली नहीं है, पर तुम यहाँ रहे, तुम्हें खाने का लालच था। और उसके कान में कुछ विस्पर किया, कुछ बोला। Then he went to the king and addressed him, O wisest of the kings, who is greater, the guru or the disciple? अब फिर वो गुरु जो हैं वो राजा के पास गए और बोले, हे महान राजा, राजाओं के राजा, मतलब सबसे बुद्धिमान वाइसेस्ट राजा हो तुम, आप मुझे बताइए मतलब कि कौन बड़ा है, गुरु बड़ा होता है या चेला बड़ा होता है। अब
राजा ने बोला ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट, व्हाई डू यू आस्क। तो राजा ने तुरंत जवाब दिया कि बिल्कुल गुरु ही बड़ा होता है, इसमें क्या डाउट वाली कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्यों पूछा। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल टू द डेथ आफ्टर मी। तो उन्होंने बोला कि तो पहले मैं बड़ा हूँ ना, तो पहले मुझे आप फांसी पे चढ़ाइए, फिर मेरे बाद मेरे शिष्य को फांसी पे चढ़ाना। ये गुरुजी बता रहे हैं, ये देखो ये इतना मोटा हो गया ये शिष्य, पहली बार फोटो आया इनका, ये गुरु है ये शिष्य है। मतलब इन्होंने बोला राजा से कि पहले मुझे, क्योंकि मैं बड़ा हूँ इसलिए पहले मुझे चढ़ाओ फांसी पर, उसके तुरंत बाद मेरे गुरु शिष्य को चढ़ाना। When the disciple heard this, he understood and began to clamor, "Me first! You brought me here first, put me to death first, not him." अब डिसिपल समझ गया था कि उसे क्या करना है। मतलब ये सुनकर शिष्य भी थोड़ा ज़िद्दी हो गया। वो बोला कि नहीं नहीं, पहले मुझे मारो, आप पहले तो मुझे लाए थे ना यहाँ पर, पहले मुझे मारो, इन्हें नहीं मारो। द गुरु and disciple now got into fight about who should go first. The king was puzzled by this behavior. He asked the Guru, "Why do you want to die? We chose him because we needed a fat man for the stake." अब गुरु और जो शिष्य है ये दोनों लड़ने लगे कि भाई किसको पहले सज़ा मिलेगी। तो किंग ये देखकर थोड़ा पजल्ड हो गया इस बिहेवियर से कि भाई ये मरने के लिए लड़ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई गुरु से कि भाई क्या हो गया, आप क्यों मरना चाहते हो। हमने तो आपके शिष्य को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि हमें एक मोटा इंसान चाहिए था, एक मोटा आदमी चाहिए था जो फांसी में स्टेक में फिट हो सके, आप क्यों लड़ रहे हो। वो हैरान था। देन यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू द डेथ फर्स्ट, रिप्लाई द गुरु। अब गुरु जी ने कहा कि अरे मुझसे ऐसे क्वेश्चंस मत पूछो, बस मुझे पहले फांसी दे दो। तो वो बोला वाई, देयर इज सम मिस्ट्री है, एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों, कोई मिस्ट्री तो है इसमें, कोई राज तो है इसमें, और एज अ वाइज मैन आपको मुझे बताना पड़ेगा, आप मुझे समझाना पड़ेगा कि क्या है। तो कहता है विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। आज तो गुरु जी ने बोला कि अगर मैं आपको बता दूं तो आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप मुझे ही मारोगे पहले, मुझे ही फांसी की सज़ा दोगे पहले। द किंग गेव हिम हिज सॉलिमन वर्ड्स। गुरु किंग ने वचन दे दिया कि भाई हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स एयर शॉट एंड विस्पर्ड टू हिम। अब किंग गुरु ने उसको एक कोने में लेके गया, किंग को उसके स्टूडेंट्स से सर्वेंट से भी दूर, और उसको बोला, मतलब गुरु ने राजा के कान में कहा। अब क्या कहा, ये बोला कि डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ द टू ऑफ अस। कहता है आपको पता है कि हम दोनों ही, मैं और मेरा चेला, हम दोनों ही अभी क्यों मरना चाहते हैं, बिल्कुल अभी क्यों मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। वो कहते हैं कि हम पूरी दुनिया में घूमे थे, पूरी दुनिया में, लेकिन हमें कभी ऐसी सिटी नहीं दिखी जैसे आपकी है, और हमें कभी कोई आपके जैसा राजा नहीं मिला, जो मतलब ऐसा कोई राजा नहीं मिला जैसा आप हो। मतलब हम इतनी पूरी दुनिया में घूमे लेकिन आपके जैसा शहर और आपके जैसे राजा हमें कभी नहीं मिले। दैट स्टेक इज़ अ स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। और ये स्टेक भी कोई आम स्टेक नहीं है, ये स्टेक इंसाफ के देवता का है, गॉड ऑफ जस्टिस का है। इट्स न्यू, और देखिए नया भी है क्योंकि ये अभी बना है ना, ये बिल्कुल अभी न्यू बना है। इट्स न्यू, इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट। और इस पर ना बिल्कुल ये नया बना है, बिल्कुल नया बना है इसलिए, तो इस पर कभी किसी क्रिमिनल की अभी तक सज़ा भी नहीं हुई है, तो ये बिल्कुल न्यू है, ब्रांडेड न्यू है। और ये गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है, कोई आम स्टेक नहीं है। तो हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट विल बी रिबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री। तो जो भी इस पर सबसे पहले मरेगा ना, वो फिर से उसका रिबॉर्न होगा, रिबर्थ होगा, वो मतलब वो फिर से पुनर्जन्म लेगा, और वो इस देश का, सिर्फ इस राज्य का नहीं, देश बड़ा होता है राज्य से, वो इस देश का राजा बनेगा। क्योंकि बिल्कुल न्यू है, गोल्ड का बना है, सॉरी गोल्ड का नहीं, गॉड ऑफ जस्टिस का बना है, तो बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इस पर कभी किसी क्रिमिनल को सज़ा नहीं दी गई। तो जो भी इस पर सबसे पहले मरेगा वो अगले जन्म में इस पूरे देश का राजा बनेगा। एंड हु एवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री। और जो राजा, मतलब जो सेकंड टाइम मरेगा, मतलब जो नेक्स्ट मरेगा, मतलब जो सबसे पहले बनेगा वो तो राजा बनेगा, और जो उसके बाद जो मरेगा वो इस देश का मिनिस्टर बनेगा। इसलिए पहले मुझे मारो ताकि मैं इस देश का राजा बनूं, और फिर मेरे स्टूडेंट को मारना, मेरे डिसिपल को मारना, चेले को मारना, ताकि वो मिनिस्टर बने। वी आर सिक ऑफ आवर एस्केटिक लाइफ। हम तो जो है ना, हम तो ये साधु वाला जीवन जीकर सिक हो गए, मतलब बहुत तंग आ गए अब तो हम। मतलब
अब हम इस सन्यासी जीवन से ना बोर हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्स एज किंग एंड द मिनिस्टर फॉर अ वाइल। अब शायद अब ऐसे करके हम अगले जन्म में राजा, और मतलब मैं राजा और मेरा डिस्पल मंत्री बन जाएगा। तो अब हम एक जन्म में तो राजा बनना चाहते हैं, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं, हम भी रॉयल लाइफ जीना चाहते हैं। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। देखिए, अब कहता है देखिए मैंने आपको पूरी बात बताई ना, अब आप अपने शब्द याद रखो। आपने मुझे वचन दिया था माई लॉर्ड, हमें अब मार दो, सबसे पहले मुझे, बस ये याद रखना। द किंग नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब राजा जो है वो सोच में पड़ गया कि अरे ये तो किंग बन जाएगा और ये इसका चेला मंत्री बन जाएगा। ही डिडंट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ। वो अगले जन्म में भी, मतलब नेक्स्ट राउंड जब रहेगा लाइफ का, मतलब ये लाइफ में तो है ही वो राजा, लेकिन अगले जन्म में भी वो अपनी किंगडम को नहीं खोना चाहता, वो भी किसी और से। वो चाहता है कि अगले जन्म में भी वही राजा बने यहाँ का। एंड ही नीडेड टाइम, उसको थोड़ा समय चाहिए था सोचने का। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। तो उसने ऑर्डर दिया कि अब ये एग्जीक्यूशन जो है वो कल सुबह होगी, अगले दिन होगी। सुबह तो खैर नहीं होगी, रात में होगी, ये लोग तो रात में जगते हैं ना। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर। और वो अपने मिनिस्टर से उसने सीक्रेटली बात की और उसने कहा इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। मतलब ये ठीक नहीं है कि हम अपनी किंगडम किसी और को दे दें अगले जन्म के लिए। लेट्स गो, हाँ, लेट्स गो ऑन द स्टेक ourselves, वी विल रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन। चलो ऐसा करते हैं कि हम मर जाते हैं, हम ही स्टेक में मरते हैं। सबसे पहले मैं मरूँगा, फिर तुम मरना, फिर अगले जन्म में भी हम किंग और मिनिस्टर बन जाएंगे। होली मैन डोंट लाइज। अब वो जो गुरु जी, वो तो होली मैन है ना, वो ऐसा आदमी है जो कि मतलब वो तो मतलब होली मैन, और इस तरह के जो लोग होते हैं झूठ नहीं बोलते। उसने ऐसे बोला और मंत्री भी अग्री कर गया, मतलब मिनिस्टर भी अग्री कर गया। सो he told the executioners, we will send the criminals tonight. When the first man comes to you, put him to death first, then do the same to the second man. Those are my orders. Don't make any mistake. अब उसने फांसी देने वाले जो एग्जीक्यूशनर थे उसको बोला कि भाई एक सेकेंड, उसको बोला उन्होंने कि कल आज रात हम आपको आपके यहाँ पे क्रिमिनल्स को भेजेंगे। जो सबसे पहला आदमी आएगा उसको पहले सज़ा देना, उसके बाद एक दूसरा आदमी आएगा उसको भी ऐसे ही सज़ा देना। और ये मेरे ऑर्डर्स हैं और इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 लोग आएंगे, 2 क्रिमिनल्स हैं ना, 2 लोग मरना चाहते हैं, तो हम ऐसे एक एक करके भेजेंगे। जो पहले आएगा उसको पहले मारना, उसके बाद दूसरे को मारना। दैट नाइट द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन, released the guru and discipline, disguised themselves as the two, and arranged beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. अब रात को राजा और उसका मंत्री छुपकर जेल गए। उन्होंने गुरु और शिष्य क्या मतलब डिस्गाइज कर दिया खुद को, मतलब राजा गुरु के कपड़ों में डिस्गाइज हो गया और मंत्री चेले के कपड़ों में डिस्गाइज हो गया, और उनको उन्होंने फ्री कर दिया, गुरु को भी और चेले को भी रिलीज़ कर दिया। ठीक है, मतलब अपना रूप बदल लिया और खुद वो स्टेक पर चढ़ गए। मतलब जैसे उन्होंने अपने लॉयल सर्वेंट्स को बोला था कि जो पहला आदमी आएगा उसको पहले मारना, दूसरा आदमी आएगा दूसरा, तो सबसे पहले राजा गया, राजा को सज़ा हो गई। फिर दूसरे नंबर पे मंत्री गया, मिनिस्टर गया, उसको भी सज़ा हो गई। तो मतलब खुद स्टेक पर चढ़ गए और दोनों को फांसी हो गई, राजा को भी और मंत्री को भी। ये देखो प्लान कर रहे हैं ना ये दोनों, राजा और मंत्री प्लान कर रहे, और देखो इनको छोड़ दिया। When the 2 bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. अब क्या होता है कि सज़ा मिलने के बाद ना वल्चर्स के आगे वो दोनों बॉडीज छोड़ दी जाती है ताकि वो उन्हें खाकर उनको ख़त्म कर दें। तो क्या होता है कि मतलब उन दोनों को तो फांसी हो गई। अब अगले सुबह जब लोगों ने देखा, मतलब जब बॉडीज़ को बाहर निकाला गया, मतलब फेंका गया क्रॉज और वल्चर्स के पास कि वो उन्हें खा लेंगे, तो वो डेड बॉडीज़ को देखकर लोग पैनिक हो गए। मतलब सुबह जब लोगों ने देखा कि राजा और मंत्री मर गए हैं, मतलब जो बॉडीज़ थी वो राजा और मंत्री की थी, और उन दोनों बॉडीज़ को देखकर लोग ना थोड़े से
परेशान हो गए, अफरा तफरी मच गई, पैनिक हो गए बिल्कुल। दे सो बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ किंग एंड द मिनिस्टर। उनके सामने जो उनकी बॉडी थी, मतलब वो जो राजा, वो तो चेले और गुरु की होनी चाहिए थी, लेकिन वो उन दोनों की नहीं थी, वो तो किंग और मिनिस्टर की थी। अब पूरा शहर काफ़ी कंफ्यूज हो गया और अफरा तफरी मच गई बिल्कुल। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। पूरी रात ये लोग मौन करते रहे, मतलब ये लोग शोक करते रहे, रोते रहे और डिस्कस करते रहे कि भाई फ्यूचर क्या है इस देश का, इस किंगडम का, कि यहाँ का तो राजा भी मर गया और मंत्री भी मर गया। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड डिसिपल एंड कॉट अप विद देम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड। अब लोगों ने सोचा कि अब राजा और मंत्री की जगह कुछ कोई तो चाहिए, नई सरकार चाहिए। तो उन्हें गुरु और शिष्य दिख गए और उन्होंने रोक लिया और उनसे प्रार्थना की कि वो राजा और मंत्री बन जाएं। मतलब वो जा रहे थे सडनली, मतलब उनको याद आया गुरु और चेले के बारे में, उनको पकड़ लिया जो कि जाने की तैयारी कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई, मतलब शहर के लोगों ने बोला, वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर। हम लोगों को एक राजा चाहिए और एक मंत्री चाहिए। किसी ने बोला और बाकियों ने भी उस बात से एग्री किया, भाई हाँ, हमें तो राजा और मंत्री चाहिए। दे बेग द गुरु एंड डिसिपल टू बी देयर किंग एंड द मिनिस्टर। अब उन्होंने रिक्वेस्ट किया गुरु और उसके डिसिपल से कि आप किंग और मिनिस्टर बन जाओ। इट डिडंट टेक मेनी आर्गूमेंट्स टू परस्यू द डिसिपल बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यू द गुरु। अब उन लोगों को, डिसिपल को तो मनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि डिसिपल तो वैसे भी लालची है देखा जाए तो, लेकिन गुरु जी को मनाने में बहुत मेहनत लगी, मतलब बहुत मेहनत लगी। ईजिली नहीं माना वो। दे फाइनली, मतलब ये बात मानने के लिए बड़ी मुश्किल हुई लोगों को, गुरु जी को समझाने के लिए। दे फाइनली अग्री टू रूल द किंगडम और द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर। अब वो फाइनली गुरु शिष्य ने अंत में मान लिया कि भाई हाँ ठीक है, वो रूल करेंगे अब इस किंगडम में जो फुलिश लोगों की थी, मतलब जो फुलिश किंग और सिली मिनिस्टर की जो किंगडम थी उसको रूल करेंगे। बट एक शर्त रखी, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। मतलब जो भी पुराने नियम है वो सारे बदलने पड़ेंगे। मतलब गुरु जी तो बड़ी मुश्किल से माने हैं, डिसिप्लिन तो फिर भी मान गया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसने बोला ठीक है, हम मैं राजा और ये मेरा चेला जो है ये मंत्री बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि भाई आपको ये सारे जो पुराने रूल्स हैं, इनको कानूनों को बदलना पड़ेगा। फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। और तभी से सब कुछ नॉर्मल हो गया। रात को रात ही मानने लगे, रात में लोग सोने लगे, आराम करने लगे, और दिन को दिन ही मानने लगे, और दिन में काम करने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डूडू। मतलब अब और एक डूडू में सब कुछ मिलना बंद हो गया। एंड इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस। और ये शहर भी, ये किंगडम भी बाकी किसी दूसरी जगह जैसा ही हो गया। अब यहाँ पे लोग रात में काम नहीं करेंगे, दिन में काम करेंगे, दिन में सोएंगे नहीं, रात में सोएंगे। और हर चीज़ सिर्फ एक डूडू में नहीं मिलेगी, एक सिक्के में नहीं मिलेगी। हर चीज़ की प्राइस अलग अलग होगी, उसकी वैल्यू और वर्ड्स के हिसाब से। और ये देश भी दूसरे देशों की तरह हो गया। ये कहानी है एक, ये कन्नड़ फोक टेल है जो कि के रामानुजन ने लिखी थी। इनकी एक किताब है फोक टेल्स फ्रॉम इंडिया, वहाँ से ये कहानी ली गई है, जो कि बहुत अच्छी कहानी है। तो इस कहानी से हमने सीखा कि भाई जो फुलिशनेस है, मतलब जो बेवकूफ़ियाँ हैं, हमें थोड़े टाइम के लिए तो मतलब हमें फ़ायदा दे सकती है, लेकिन फुलिशनेस आखिरकार खतरा ही लाती है। गुरु की यहाँ पे समझदारी, उनका विजडम, उनका कैलिबर से ही, उनकी समझदारी से ही शिष्य की जान बच गई। वरना अगर वो भी नहीं आ पाते, या वो भी रुक जाते अगर इसके साथ, तो वो भी शायद फंस जाते। मतलब हमेशा जो वाइज लोग होते हैं मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को भी ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। So students, today we explored the humorous yet meaningful folktale in the Kingdom of Fools by A.K. Ramanujan. This story shows us how foolishness can truth an entire kingdom upside down, but also how wisdom and presence of mind can save lives. गुरु जी की इंटेलिजेंस जो है, जिसने चेले की जान बचाई, it reminds us that knowledge and foresight are always more powerful than greed and ignorance. अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, इफ़ यू एन्जॉय टू दिस लेसन, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर such interesting explanation and stories. See you in the next class with another engaging chapter. Thank you.